हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमीन्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके आगे। तो लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले आई होप आप सभी स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पे रखिए एक बड़ी सी स्माइल, राइट। तो सबसे पहले लेक्चर में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका AIPMT 2003 में आ चुका है, यानी कि नीट 2003 में आ चुका है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका AIPMT 2003 में। क्वेश्चन आपका सीरीज ऑफ रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक कंपाउंड दिया हुआ है इस तरह का, आपको यहां पे दिया हुआ है NH2 और फिर यहां पे दिया हुआ है आपको CH3। इसका रिएक्शन करवाया हुआ है किसके साथ? इसका रिएक्शन करवाया हुआ है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। CH3 C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड हो, CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन करवाने पे बोला A बनेगा। क्या बनेगा आपका? A बनेगा। फिर एक आपने क्या कराया? हेलोजिनेशन करवाया, ब्रोमिनेशन करवाया और बोला B बनेगा, राइट। उसके बाद से यहां पे आपको सॉल्वेंट भी दिया हुआ था, राइट। उसके बाद से B बनेगा और B का हाइड्रोलिसिस के बाद बोला उसने, हाइड्रोलिसिस के बाद C बनेगा। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा? C बनेगा। आपसे C पूछ रहा था, ठीक है, कि C क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान दें कि आपका कंपाउंड किस तरह का है। आपका पैरा पोजीशन पे, एनिलीन के पैरा पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब अच्छा क्वेश्चन किस तरह से बन जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एनिलीन को देखें, इसको देखें, तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है आपका? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगाएगा। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां लगाएगा? आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगाएगा, यानी कि कहां? इस पोजीशन पे या तो इस पोजीशन पे। और आपका जो CH3 ग्रुप है यानी कि मिथाइल ग्रुप है, वो भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। वो भी आपका क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है आपका? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब ये भी आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और ये भी आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इससे होगा क्या? ध्यान दीजिए, अगर आप NH2 को देखो, एनिलीन को देखो, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो कौन सा होगा? ये वाला पोजीशन होगा ऑर्थो, ये वाला भी पोजीशन होगा ऑर्थो, है ना। और पैरा पोजीशन क्या होगा? CH3 वाला। एनिलीन के पैरा पोजीशन पे क्या है? CH3 ग्रुप है। क्या है? CH3 ग्रुप है। तो पैरा पोजीशन तो क्या है? ऑक्युपाइड है। पैरा पोजीशन क्या है आपका? ऑक्युपाइड है। पैरा पोजीशन आपका, पैरा पोजीशन इज ऑक्युपाइड, पैरा पोजीशन इज ऑक्युपाइड। यहां पे पैरा पोजीशन क्या है आपको? ऑक्युपाइड है। तो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता, राइट। और अगर आप CH3 ग्रुप को देखो तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब CH3 ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। और पैरा पोजीशन कौन सी हो गई? एनिलीन वाली हो गई, यहां जहां पे NH2 लगा हुआ है। तो CH3 के रेस्पेक्ट में भी जो पैरा पोजीशन है, CH3 के रेस्पेक्ट में भी जो पैरा पोजीशन है वो भी क्या है आपका? ऑक्युपाइड है। तो जो एनिलीन के रेस्पेक्ट में यानी कि NH2 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन है वो भी ऑक्युपाइड है। NH2 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड है और CH3 के रेस्पेक्ट में भी जो पैरा पोजीशन है वो ऑक्युपाइड है, यानी पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, बचा ऑर्थो पोजीशन। अब NH2 कह रहा है कि मेरे ऑर्थो पे लगाओ। NH2 कह रहा है भाई, NH2 क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, उसका पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड है। NH2 का पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड है, तो NH2 कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेरे ऑर्थो पोजीशन पे करो। कहां करवाओ? मेरे ऑर्थो पोजीशन पे करवाओ, यानी कि यहां करवाओ। और CH3 क्या कह रहा है? मेरा ऑर्थो पोजीशन पे करवाओ, क्योंकि उसका पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड है, यानी कि इस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन आपके इसके भी ऑर्थो पे कहीं हो सकता है और इसके भी ऑर्थो पे हो सकता है। लेकिन ध्यान दे, ठीक है, ध्यान दे कि सब्स्टिट्यूशन होगा कहां। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल को जिंदगी में क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल को जिंदगी में क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। अब बात बताओ, CH3 है ना, CH3 ग्रुप जो है वो डोनेट किससे करता है? वो डोनेट करता है आपका प्लस H से। किससे डोनेट करता है? आपका प्लस H से। और ये NH2 ग्रुप जो है एनिलीन, ये किससे डोनेट करता है? प्लस M। हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? हम प्रायोरिटी देते हैं प्लस M से, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू डोनेशन ज्यादा बेटर होगा।
तो अगर आप NH2 को देखेंगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट से डोनेट कर रहा है। NH2 किस इफेक्ट से डोनेट कर रहा है? आपका मेसोमेरिक इफेक्ट से डोनेट कर रहा है। NH2 जो है आपका जो डोनेट कर रहा है वो मेसोमेरिक इफेक्ट से कर रहा है, और CH3 जो डोनेट कर रहा है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से कर रहा है। NH2 ग्रुप शो कर रहा है +M और CH3 ग्रुप शो कर रहा है आपका +H। ज्यादा अच्छा डोनेशन कौन कर रहा है? ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा NH2 ग्रुप, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू डोनेट करेगा। यानी कि हम प्रायोरिटी देंगे NH2 वाले ग्रुप को, और NH2 के रेस्पेक्ट में जो हमारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन होगी उसको हम ज्यादा ध्यान देंगे। यानी कि बात ये होगी कि भाई NH2 वाले के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन होगा। NH2 वाले के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन क्यों होगा? क्योंकि NH2 और CH3 दो ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों हमको डिसाइड करना है कि सब्स्टिट्यूशन किसके बेसिस पे करना है। तो सब्स्टिट्यूशन NH2 के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट मेसोमेरिक इफेक्ट से कर रहा है, +M से कर रहा है ना, और CH3 आपका +H से कर रहा है, और +H और +M में ज्यादा आप प्रायोरिटी देते हो +M को, मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू डोनेशन अच्छा होता है। तो NH2 के रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन पे होगी ना। और आपको एक चीज और बताई थी कि NH2 ग्रुप जो होता है वो आपका अच्छा खासा रिंग को एक्टिवेट कर देता है, वो अच्छा खासा रिंग को एक्टिवेट कर देता है, तो सारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में ब्रोमिनेशन हो जाता है। उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको बचाने के लिए हम प्रोटेक्शन करते हैं। तो यहां पे देखिए प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा हुआ है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आपको क्या करना है? एसाइलेशन करना है। क्या करना है आपको? एसाइलेशन करना है। आपने NH2, यहां पे आपका CH3 है, यहां पे आपका CH3CO और CO CH3 है, राइट। आपको पता क्या होने वाला है? यहाँ पे एसाइलेशन होने वाला है। ये आपके लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा, ये वाला ग्रुप आपका यहाँ पे जाके लग जाएगा, और क्या बनाएगा? देखिए ध्यान से, ये बना देगा आपका इस तरह का कुछ, यहां पे आपका CO CH3 बन जाएगा, और यहां पे आके आपका CH3 लग जाएगा। ये आपने क्या किया? प्रोटेक्शन किया। क्या किया आपने? प्रोटेक्शन किया, एसाइलेशन किया बेसिकली। ये वाला ग्रुप आपका NH पे आके लग गया, राइट। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि हर बार इतना स्ट्रक्चर आपको फैला के देगा, आपको पहचानना भी आना चाहिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो, इसको क्या लिख सकते हो? अगर आप CH3 और CH3 को देखो तो ये वाला ग्रुप 2 बार आया है, ये वाला ग्रुप आपका 2 बार आया है, तो बुक्स में इसको कई बार ऐसा भी लिखते हैं, ध्यान दीजिए। CH3CO वाला ग्रुप 2 बार आया, देखिए CH3CO वाला ग्रुप 2 बार आया है, तो इसको होल ट्वाइस लिखते हैं, और ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज है तो ऑक्सीजन को बाहर लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान से देखिएगा, ये CH3CO वाला ग्रुप जो है, CH3CO वाला ग्रुप 2 बार आया है, तो ट्वाइस ऑफ CH3CO, ट्वाइस ऑफ CH3CO, और इधर भी आपका CH3CO, ठीक है। तो CH3CO का होल ट्वाइस, और बीच में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को ऐसा, बुक्स में आपको ये वाला ऐसा भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें, इनफैक्ट बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली इन सबसे भी बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखें कि ऐसे भी दिया हो सकता है। आपको पता है CH3CO ग्रुप को क्या कहते हैं? एसाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं आप? एसाइल ग्रुप कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? एसाइल ग्रुप कहते हैं। तो इसको कई बार ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, एसाइल ग्रुप का होल ट्वाइस ऑक्सीजन, इस तरीके का। तो एसाइल ग्रुप है, इसका मतलब एसाइल ग्रुप 2 बार। एसाइल का मतलब क्या होगा? CH3CO है ना, ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है, फिर आपका CO CH3। तो देखिए आपका एसाइल ग्रुप 2 बार आ गया, ये आपका एसाइल ग्रुप और ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये बेसिक सी बात थी, लेकिन समझाना जरूरी था। तो यहां पे आपका प्रोटेक्शन हो गया, राइट, प्रोटेक्शन हो गया। अब प्रोटेक्शन के बाद अगर आप Br2 से इसका रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमिनेशन करवाएंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर प्रोटेक्शन नहीं करवाते तो जितने भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन होती सब पे होती है। एनिलीन अच्छा खासा क्या होता है? एक्टिवेटेड होता है ना। NH2 ग्रुप जो होता है रिंग को अच्छा खासा एक्टिवेट कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे बहुत अच्छी होती है। तो तीनों पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे हो जाती। यहां पे आपका पैरा ग्रुप ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप प्रोटेक्शन नहीं करवाते तो ब्रोमीन दोनों पोजीशन पे लग जाता। तो ब्रोमीन क्या होता? यहां पर भी लग जाता और यहां पर भी लग जाता, राइट। लेकिन प्रोटेक्शन कराने से क्या हुआ? इसकी रिएक्टिविटी घट गई। हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, प्रोटेक्शन कराने से क्या हुआ? रिएक्टिविटी घट गई। कैसे? यहां पे जो आपका लोन पेयर है वो अब सिर्फ रिंग को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, अब वो इधर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बहुत सारी बात की थी लास्ट क्लास में। तो क्या हुआ? प्रोटेक्शन कराने से इसकी रिएक्टिविटी घट गई, तो एक ही पोजीशन पे होगा। कहां पे? आपका पैरा मेजर बनता अगर पैरा खाली होता, तो पैरा मेजर बनता अगर पैरा खाली होता, तो पैरा लेकिन खाली ही नहीं है, तो आप कहां लगाओगे? ऑर्थो पे लगाओगे। तो ब्रोमीन कहां आके लग जाएगा? NHCO CH3
और ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे आके लग जाएगा और यहाँ पे आपका CH3। नेक्स्ट आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे होता है? हाइड्रोलिसिस प्रोटेक्शन हटाने के लिए करते हैं। हाइड्रोलिसिस किस लिए करते हैं? प्रोटेक्शन हटाने के लिए। होगा क्या? यहाँ पे आपका H+ आ जाएगा, यहाँ पे आपका OH- आ जाएगा, ये आपका इधर आएगा, ये आपका इधर आएगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट निकल के आएगा C, वो क्या निकल के आएगा आपका? यहाँ पे आपका एनिलीन, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आपका Br, राइट? इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके छिपे हुए थे, तो बिल्कुल इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, है ना, कि क्यों, कहां पे, किस लिए किया गया। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी थोड़ा बहुत टेस्ट के बारे में। किसके बारे में? टेस्ट फॉर एमीन्स के बारे में। हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, राइट? इंट्रोडक्शन की बात की थी, केवल थोड़ा बहुत हमने आपको बताया था कि क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो क्या क्या हमने बात की थी, किसके किसके बारे में बात की थी, ध्यान देंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी टेस्ट फॉर एमीन्स। टेस्ट फॉर एमीन्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी टेस्ट फॉर एमीन्स के बारे में। हमने 3 टेस्ट पढ़े थे टोटल। कितने पढ़े थे हमने? 3 टेस्ट। पहला पढ़ा था हमने हिंसबर्ग टेस्ट, दूसरा पढ़ा था हमने, मतलब नाम लिखा था केवल, डोंट वरी, हम पढ़ेंगे इसको। हमने नाम लिखा था किसका किसका? हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में, हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। दूसरा था हमारा हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। और तीसरा था हमारा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसे आप आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हो। क्या कहते हो आप? आइसोसाइनाइड टेस्ट। हमने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कार्बाइल अमाइन रिएक्शन यानी आइसोसाइनाइड टेस्ट, फिर आपका आता है हिंसबर्ग टेस्ट, और ये वाला तो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हम इसके बारे में बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ेंगे, राइट? अच्छे से हम पढ़ेंगे हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, तो जब भी हम कोई टेस्ट कराते हैं तो उस टेस्ट का हमारा कुछ ना कुछ एम होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है कि वो टेस्ट हम क्यों करा रहे हैं, राइट? तो उस हिसाब से जो हिंसबर्ग टेस्ट का एम है, हिंसबर्ग टेस्ट का एम है आपका, इस टेस्ट का एम देखिएगा, इस टेस्ट का एम है आपका टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन। ठीक है, तो बेसिकली हिंसबर्ग टेस्ट में हम क्या रहे हैं? हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं किसके किसके बीच में? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन के बीच में कर रहे हैं, राइट? कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या है वो? हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है आपका? हिंसबर्ग रिएजेंट होता है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है आपका? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ध्यान देंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या है आपका? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये वो आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। अब देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स के साथ रिएक्शन के बाद इनका क्या होता है, राइट? तो ध्यान देंगे, बिल्कुल बहुत आसान है करना आपका रिएक्शन। रिएक्शन अल्टीमेट कीजिए कि अगर आपने प्राइमरी एमीन लिया, क्या लिया आपने? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को अगर आपने प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन कराया, किसके साथ कराया आपने? प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन कराया, 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन कराया, तो ध्यान दीजिए क्या होगा? 1 डिग्री एमीन कैसा होता है आपका? RnH2। तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से, ये आपका 1 डिग्री एमीन है ना, RnH2। ध्यान दीजिएगा 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने पे होगा क्या? यहां से आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन इस तरीके से निकल जाएगा, HCl निकल जाता है। ठीक है, आपका क्या होता है? HCl निकल जाता है इस तरीके से और दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। आपने एमीन लिखा, आपने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिखा, HCl बीच से निकाल दिया, सिंपल। क्या निकाल दिया आपने? HCl निकाल दिया। और किस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा देखिएगा, ये आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड था, यहां से आपने क्लोरीन निकाला है, जो सल्फर और डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होगा? नाइट्रोजन से। ये आपका नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगा। तो ये वाला पार्ट कहां से आया? ये वाला पार्ट आया आपका बेंजीन सल्फोनिल से,
और ये वाला पार्ट आया आपका एमीन से आया, राइट। और निकल क्या गया, बीच से HCl निकल गया बीच से क्या निकला आपका HCl निकला। अब ध्यान देंगे रिएक्शन के बाद बना ये। अब अगर इस हाइड्रोजन को देखो, इस हाइड्रोजन को आप कायदे से ऑब्जर्व करो तो हाइड्रोजन एसिडिक है। क्या है आपका, एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको ध्यान देते हैं कि अगर एसिडिक, देखिए अगर आप यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे तो निगेटिव चार्ज कहां आएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। बना लेते हैं अगर यहां से हमने हाइड्रोजन हटाया तो निगेटिव चार्ज कहां आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा आपका इस नाइट्रोजन के ऊपर। किसके ऊपर आएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। और ये इस तरह का दिखेगा, देखिए यहां से अगर हमने नाइट्रोजन निकाला तो निगेटिव चार्ज कहां आएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इसके साथ क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, राइट। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है आपका इसके साथ भी और इस वाले ग्रुप के साथ भी, राइट। तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि अगर यहां से हाइड्रोजन निकाला तो निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ रहा है और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, राइट। तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। और अगर इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है यानी कि ये बेस में क्या होगा, सॉल्यूबल होगा, डेफिनेट सी बात है। इट मींस रिएक्शन के बाद बनाइए और होगा क्या आपका, सॉल्यूबल इन बेस। सॉल्यूबल, यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसकी वजह से होगा क्या, ये होगा आपका सॉल्यूबल इन बेस। सॉल्यूबल इन बेस लाइक एग्जांपल NaOH KOH। मोस्टली आपका NaOH के साथ ही रिएक्शन करवाते हैं, KOH भी मिल सकता है आपको कहीं कहीं। तो बेसिकली क्या हुआ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन हुआ एमीन्स के साथ और ये बना। और इसके पास था आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन, राइट और एसिडिक हाइड्रोजन क्या हुआ, एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये सॉल्यूबल इन बेस होगा। क्या होगा आपका, सॉल्यूबल इन बेस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका पहला हो गया केस प्राइमरी एमीन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने इसका सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाया, किसके साथ करवाया आपने, सेकेंडरी एमीन के साथ। अब सेकेंडरी एमीन की शक्ल कैसी होती है, देखिए सेकेंडरी एमीन इस तरह का होता है, नाइट्रोजन के साथ दो R ग्रुप लगे होते हैं, ये आपका सेकेंडरी एमीन है सॉरी, ये आपका क्या है, 2 डिग्री एमीन है। क्या है आपका, 2 डिग्री एमीन है, राइट 2 डिग्री एमीन है। होगा क्या, आपका यहां से HCl निकल जाएगा, बिल्कुल सिंपल, यहां से आपका HCl निकल जाएगा, ठीक है। और बनेगा क्या, देखिए फाइनली बन के क्या आएगा, देखिएगा यहां से आपका HCl निकला और बन के आएगा ये आपका हो गया बेंजीन सल्फोनिल वाला पार्ट और ये हो गया आपका NRR, ठीक है। ये बनेगा, बिल्कुल आसान है। यहां से आपका HCl निकला, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से HCl निकला और ये आपका क्या हुआ, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया। ये वाला पार्ट आपको कहां से मिला, ये वाला पार्ट मिला आपको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से और ये वाला मिला एमीन से। बीच से निकला क्या आपका HCl निकला, राइट। अब ध्यान दीजिए इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, इट मींस इट इज इनसॉल्युबल इन बेस। एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां पे कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन मुझे नहीं दिख रहा, इट मींस इट इज इनसॉल्युबल इन बेस, इनसॉल्युबल इन बेस या इनसॉल्युबल इन एल्कली बोल सकते हैं आप। एग्जांपल NaOH KOH यानी कि इनसॉल्युबल इन NaOH, राइट। अब ध्यान दे, नेक्स्ट हम देख रहे हैं टर्शियरी एमीन के, किसके साथ देख रहे हैं आपका, टर्शियरी एमीन के साथ। तो ध्यान देंगे, अगर आपने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन टर्शियरी एमीन के साथ किया तो क्या होगा, आप सोच के देखिए। अब HCl भी नहीं बचा, यहां पे हाइड्रोजन भी नहीं बचा निकलने के लिए, राइट। हमको क्या कर रहे थे, हम HCl निकाल रहे थे, अब तो यहां हाइड्रोजन भी नहीं बचा निकलने के लिए, तो यहां पे आपका रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। क्या होगा आपका, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन है आपका। किसके साथ केस है, 3 डिग्री एमीन के साथ। किसके साथ है आपका, 3 डिग्री एमीन के साथ, राइट। तो ध्यान देंगे हुआ क्या, हुआ क्या, ध्यान देंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन अगर प्राइमरी एमीन के साथ करा रहे थे तो यहां से HCl निकल रहा था, HCl निकल जा रहा था और ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हो जा रहे थे, ठीक है। तो यहां रिएक्शन हो रही थी और कुछ ऐसा बन रहा था जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन था और एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये सॉल्युबल इन बेस था, ठीक है। 2 डिग्री एमीन के साथ ये रिएक्शन तो हो रही है क्योंकि यहां से HCl निकल जा रहा है, यहां से क्या हो रहा है आपका HCl निकल जा रहा है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन है ना, आपने 2 डिग्री एमीन के साथ करवाया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन आपने 2 डिग्री एमीन के साथ करवाया तो हुआ क्या, यहां से HCl निकला और ऐसा कुछ बना,
राइट। अब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा, ये इनसॉल्युबल इन बेस होगा। क्या होगा आपका, इनसॉल्युबल इन बेस होगा। लास्ट में देखिए यहां से Cl निकलने का केस नहीं है, तो ये आपका क्या है, नो रिएक्शन है। यहां से Cl कहां से निकलेगा, तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल ऐसा हुआ हिंसबर्ग टेस्ट में कि आपके पास है ना 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन थे। आपने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ 1 डिग्री एमीन का जब रिएक्शन करवाया तो हुआ, और जो प्रोडक्ट बना उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन था तो वो सॉल्युबल इन बेस था, है ना। 2 डिग्री एमीन के साथ जब आपने रिएक्शन कराया तो रिएक्शन तो हुआ लेकिन उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था तो इनसॉल्युबल इन बेस था, वो बेस में सॉल्युबल नहीं था, राइट। और 3 डिग्री एमीन के साथ अगर आपने रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन हुआ ही नहीं, राइट। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है उसका नाम है हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, है ना। अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सा रिएजेंट यूज होता है और क्या बनता है, ठीक है। तो इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो आपका कार्बन डाइसल्फाइड CH2 और साथ में क्या यूज होता है आपका HgCl2, ये रिएजेंट यूज करते हैं। हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड प्लस मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, राइट। ये आपका रिएजेंट यूज होता है, रिएजेंट यूज्ड। अब ऑब्जर्वेशन कैसे मिलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है प्राइमरी एमीन के साथ मिलती है। प्राइमरी एमीन का रिएक्शन जब भी आप इसके साथ करवाते हैं, प्राइमरी एमीन का रिएक्शन, प्राइमरी एमीन का रिएक्शन 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन जब भी आप इस रिएजेंट के साथ करवाते हो CH2 प्लस HgCl2 के साथ करवाते हो तो आपको मिलता क्या है, आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो इस तरह से मिलता है, देखिए RNCS, ये क्या है आपका एल्काइल आइसोथायोसाइनेट है। क्या है आपका एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, राइट। तो ये मिलता है और इसकी स्मेल किसकी तरह होती है, इसकी स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल की तरह। किसकी तरह स्मेल होती है, इसकी मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है, राइट। मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है इसकी स्मेल, मस्टर्ड ऑयल स्मेल होती है इसकी, ठीक है। तो इसमें इसको अपने को ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, रिएजेंट जो यूज करते हैं वो आपका कार्बन डाइसल्फाइड, क्या आपका कार्बन डाइसल्फाइड प्लस HgCl2। जो रिएजेंट यूज करते हैं हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल टेस्ट में रिएजेंट यूज कौन सा करते हैं, CH2 प्लस HgCl2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड प्लस मर्क्यूरी क्लोराइड, यानी और जब मर्क्यूरी क्लोराइड प्लस CH2 का रिएक्शन यानी कि इस रिएजेंट का रिएक्शन जब हम 1 डिग्री एमीन से करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, 1 डिग्री एमीन के साथ करवाते हैं, तो प्रोडक्ट अपने को जो मिलता है वो है हमारा RNCS यानी कि एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, और इसकी स्मेल किसकी तरह होती है, मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है, राइट। तो एक बार इसको एक लुक देना है, ज्यादा याद करने की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखें कि रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं और फाइनली जो 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन कराने के बाद इसको किस तरह की स्मेल मिलती है, मस्टर्ड ऑयल स्मेल मिलती है। किस तरह की स्मेल मिलती है, मस्टर्ड ऑयल स्मेल मिलती है, क्योंकि क्या बनता है आपका एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, इसकी स्मेल किसकी तरह होती है, मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है, राइट। चलिए हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या इसको कहेंगे आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ध्यान देंगे इस रिएक्शन में होता क्या है, ये रिएक्शन में किसके लिए यूज होता है आपका 1 डिग्री एमाइन के, है ना, 1 डिग्री एमाइन पहचानने के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है आपका 1 डिग्री एमाइन के लिए, ठीक है। तो डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ, एम क्या है इस टेस्ट का, जब भी हम कोई टेस्ट कराते हैं उसका कुछ ना कुछ एम होता है, और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या आइसोसाइनाइड टेस्ट का एम होता है हमारा टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एमाइन। क्या करता है 1 डिग्री एमाइन का प्रेजेंस मेजर करता है, ठीक है। अगर 1 डिग्री एमाइन प्रेजेंट है तो आपका कार्बाइल अमाइन रिएक्शन पॉजिटिव देगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री कोई पॉजिटिव नहीं देगा, राइट। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का एम क्या है, टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ, टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एमीन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या करता है आपका, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में होता है हमारा टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एमीन, यानी कि 1 डिग्री एमीन प्रेजेंट है तो ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, राइट।
तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का एम क्या है? टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अमीन, यानी कि अगर आपका सॉल्यूशन है उसमें 1 डिग्री अमीन प्रेजेंट है तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट आपका क्या आएगा? पॉजिटिव, अदरवाइज आएगा नेगेटिव। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट में भी यही था। 1 डिग्री अमीन के साथ क्या हो रहा था? आपका स्मेल जो आ रही थी, जो कंपाउंड बन रहा था, उसकी स्मेल किसकी तरह थी? मस्टर्ड ऑयल की तरह थी। किसकी तरह थी? मस्टर्ड ऑयल की तरह थी। तो आपका हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल भी क्या कर रहा था? 1 डिग्री अमाइन का प्रेजेंस डिटेक्ट कर रहा था। और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी क्या करता है? 1 डिग्री अमाइन की प्रेजेंस डिटेक्ट करता है, राइट। तो ध्यान देंगे ये रिएक्शन किस तरीके से होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन, RNH2 का रिएक्शन, ठीक है, या तो 1 डिग्री अमीन है। 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ ऐसा रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन आप किसकी तरह कराते हो? किसके साथ कराते हो? CHCl3 प्लस KOH के साथ करवाते हो। किसके साथ करवाते हो आप? CHCl3 प्लस KOH, यानी क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ कराते हो? क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर यार आपको याद हो तो राइमर डायमंड रिएक्शन में भी हमने ये रिएजेंट लिया था, CHCl3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। इंपॉर्टेंट टेस्ट है काफी है। प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट आपका बनता है, आपको नाम में भी लिखा है आइसोसाइनाइड टेस्ट। नाम में भी क्या लिखा है आपको? आइसोसाइनाइड टेस्ट लिखा हुआ है। आइसोसाइनाइड टेस्ट लिखा है, मतलब प्रोडक्ट में क्या बन रहा होगा आपका? आइसोसाइनाइड बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा आपका? आइसोसाइनाइड बन रहा होगा। ध्यान दीजिए, आइसोसाइनाइड बन रहा होगा, यानी कि RNC बन जाएगा प्रोडक्ट में। साथ में KCl बनेगा और H2O बनेगा। इसका अपने को कुछ खास लेना देना नहीं है, बाई प्रोडक्ट से अपने को कुछ लेना देना नहीं होता है। जो हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है? आइसोसाइनाइड बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो आप सबको पता है आइसोसाइनाइड किस तरह से दिखता है। देखिए, ये होता है डबल बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरीके से होता है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाना चाहते हो, बिल्कुल चार्ज के थ्रू दिखाना चाहते हो, तो हम कैसे लिखते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे लिखते हैं? ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड को तो हमने एज इट इज लिख दिया। हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को चाहें तो सिंपल एक बॉन्ड के थ्रू दिखाएं। और जो डोनेट करने वाला एटम है, अगर आप देखिए सेरो के थ्रू क्या पता चल रहा है? नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और कार्बन एक्सेप्ट कर रहा है तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आइसोसाइनाइड का रिएक्शन, ठीक है, आइसोसाइनाइड का रिएक्शन आप चाहे तो ऐसे बनाएं, चाहे तो आप ऐसे बनाएं, ठीक है। ये क्या है आपका? स्ट्रक्चर ऑफ आइसोसाइनाइड। स्ट्रक्चर ऑफ आइसोसाइनाइड। तो जब भी आपका आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड जो होता है बहुत ही गंदी स्मेल वाला कंपाउंड होता है। किस तरह का कंपाउंड होता है? बहुत ही गंदी स्मेल वाला कंपाउंड होता है। मतलब लेबोरेटरी में टेस्ट बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने तो नहीं किया होगा, लेकिन आप जिन्होंने भी किया उनसे पूछना कि ये बहुत गंदी स्मेल मारती है, मतलब पूरे लैब का माहौल खराब हो जाए ऐसा। तो बिल्कुल फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है। किस तरह कंपाउंड आपका? फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है इससे। फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, ऐसा कि सबका मूड खराब हो जाए, इस तरह की स्मेल आती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि 1 डिग्री अमीन, ठीक है, आपका 1 डिग्री अमीन जब भी CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी आपका 1 डिग्री अमीन क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, आपका क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। साथ में क्या बनेगा? KCl और H2O बनेगा, है ना, पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। बाई प्रोडक्ट को अपने को ध्यान में नहीं रखना होता। ये हमारा आइसोसाइनाइड है और आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर हमने यहां पे बना लिया जो बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स पे है, ठीक है। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। उसके अलावा एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप चाहो तो ऐसे भी लिखो, सिंपल बॉन्ड में, और जो डोनेट कर रहा है उसके ऊपर प्लस चार्ज और जो एक्सेप्ट कर रहा हो आपका नेगेटिव चार्ज। आप मैक्सिमम जगह देखोगे तो आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट, आइसोसाइनाइड का। तो आप चाहें तो इसको बना भी लें, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या बन रहा है? आइसोसाइनाइड बन रहा है, जिसका स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है, राइट। ये बहुत ही फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है। तो अगर आपका 1 डिग्री अमीन प्रेजेंट है, अगर आपका किसी कंपाउंड में 1 डिग्री अमीन प्रेजेंट है, तो होगा क्या? जब भी आप उसका CHCl3 प्लस KOH से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा आइसोसाइनाइड। क्या मिलेगा आपको? आइसोसाइनाइड, जो कि आपका क्या है? फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है। क्या है आपका? फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है। इतनी गंदी बदबू मारेगा कि पूरे लैब का माहौल खराब हो जाएगा, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइमरी अमीन प्रेजेंट था, राइट। चलिए तो ध्यान से देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या है।
मैकेनिक वर्सेस का इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप चाहे तो ध्यान से देखिए, नॉट इंपॉर्टेंट। सॉरी। तो देखेंगे कैसे होगा ये। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपके क्लोरोफॉर्म और KOH आएगा साथ में, आपको पहले बताया था, राइमर टाइमर में बताया था कि अगर आपका क्लोरोफॉर्म और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ में प्रेजेंट है, मतलब ये क्या चीज बनाने वाले हैं, ये बनाने वाले कार्बीन। क्या बनाने वाले हैं? आपका कार्बीन बनाने वाले हैं, राइट। तो CHCl3 ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, क्लोरोफॉर्म ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, और क्या बनाएगा? आपका कार्बीन बनाएगा। क्या बनाएगा? आपका कार्बीन बनाएगा। अब देखिए, कार्बीन दिखता भले ऐसे हो, कार्बीन दिखता ऐसा है कि इसके पास लोन पेयर है, आपको पहले ही बता चुके हैं। कार्बीन दिखता ऐसा है कि इसके पास लोन पेयर है, यानी इसको लोन पेयर की जरूरत नहीं है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ऐसा दिखता है। बट एक्चुअली कार्बीन है कैसा? कार्बीन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखो कार्बीन किस तरह का होगा, देखें ध्यान से, यहां पे होगा आपका Cl, यहां पे आएगा लोन पेयर, तो यहां पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बीन के पास पूरे इलेक्ट्रॉन कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कार्बीन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या आपका? कार्बीन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इसको हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिस्कस कर चुके हैं कायदे से, कि कार्बीन को देखिए, तो कार्बीन के पास यहां पे लोन पेयर है, कार्बीन के पास यहां पे लोन पेयर है। तो दिख तो बहुत खुश रहा है, दिखने में बहुत खुश है, लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि दिख रहा है लोन पेयर और ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, बट एक्चुअली इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। यानी ये है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट मींस इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, यानी ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपका प्राइमरी एमीन तो पक्का देने के लिए रेडी है, आपका जो एमाइन है वो देने के लिए रेडी है। तो अगर आप RnH2 का रिएक्शन, RnH2 को देखें और यहां पे आपने देखा CCl2 को देखें, ठीक है, तो RnH2 जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, भले ही दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसके पास है, लेकिन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो RnH2 क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा, और किस तरह का दिखेगा? देखिए, RNH इस तरह से हो जाएगा, और यहां पे आपका बॉन्ड बन जाएगा किसके बीच में? Cl के बीच में, इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया नाइट्रोजन ने। इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने किया? नाइट्रोजन ने डोनेट किया। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया नाइट्रोजन ने, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। नाइट्रोजन पहले था न्यूट्रल, तो यहां आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और भी सॉल्यूशन बेसिक है, सॉल्यूशन बेसिक है। तो बेस क्या करेगा आपका? बेस यहां से KOH है ना आपका, बेस है, बेस यहां से इलेक्ट्रॉन उड़ा ले जाएगा, बेस सॉरी हाइड्रोजन उड़ा ले जाएगा, बेस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और यहां से हाइड्रोजन उड़ा ले जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पे, और यहां से क्लोरीन क्या कर जाएगा? लीक कर जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं आपको एकदम बिल्कुल शुरू से बताता हूं, बिल्कुल इत्मीनान से बताता हूं, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए इसका कि इंपॉर्टेंट है, बट हम देख लेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक अच्छा सा। ध्यान दीजिए, हमारे पास RnH2 था, हमारे पास कार्बीन था। कार्बीन कैसे बना? क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के बाद क्या बना? आपका कार्बीन बना। क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बाद रिएक्शन के बाद हमारा बना कार्बीन। क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का रिएक्शन हुआ, कार्बीन बना। कार्बीन दिखने में तो खुश है, दिखने में इसके पास इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बट एक्चुअली है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो देगा कौन? नाइट्रोजन देगा। अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो देखिए यहाँ पे RnH2 था, है ना, इसके बीच बॉन्ड बना और ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिसने दिया उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसने लिया उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो भी दो, तो बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके हाइड्रोजन निकाल ले जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, और यहां से क्लोरीन लीक कर जाएगा, तो कैसा दिखेगा? देखिए, RnH, यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज एज इट इज है, यहां पे आ गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे आ जाएगा आपका क्लोरीन। अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, फिर से बेस इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर से इसके ऊपर आपका क्या करेगा? बेस अटैक करेगा, ठीक है। तो बेस यहां से हाइड्रोजन निकाल ले जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले आएंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले आएंगे, और यहां से क्लोरीन लीक कर जाएगा, और फाइनली ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए, Rn प्लस
सी माइनस, ये क्या आपका आइसोसाइनाइड है, क्या आपका आइसोसाइनाइड है, और इसी की स्मेल बहुत खराब होती है, राइट। तो ओवरऑल कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को समराइज करते हैं। बिल्कुल, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन यानी कि आइसोसाइनाइड टेस्ट का एम क्या होता है, टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन का प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? 1 डिग्री एमीन का प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए होता है। इसमें जो रिएजेंट यूज कर सकते हैं वो करते हैं हम CHCl3 प्लस KOH यानी क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब भी आपका प्राइमरी एमीन के साथ होता है, आपका बनता है आइसोसाइनाइड, जिसकी स्मेल खराब होती है, फॉल स्मेल कंपाउंड होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपाउंड आपका क्या था, 1 डिग्री एमीन था, राइट। तो इसका मैकेनिज्म देखें, आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म, लेकिन ध्यान दें कि CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म प्लस KOH का रिएक्शन कराने के बाद हमको एक स्पीशीज मिलती थी जिसे हम कहते थे कार्बीन। और कार्बीन दिखने में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली लग रही है, लेकिन है 6 इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो नाइट्रोजन इसको डोनेट करेगा, एक बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज। होगा क्या, बेस जो है क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, बेस इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ये दोनों आपके इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में आएंगे और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्लोरीन यहां से आपका निकल जाएगा। अगले स्टेप में फिर से एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, बेस इसके ऊपर अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके इधर आ जाएंगे, बेस ने इसके ऊपर अटैक किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके इधर आ गए और क्लोरीन आपका लीव करेगा और फाइनली आइसोसाइनाइड बन गया। आइसोसाइनाइड तभी बना, ध्यान दीजिए, आइसोसाइनाइड तभी बना जब आपका 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए। आइसोसाइनाइड तभी बना जब आपका 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए। यहां से देखिए, एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से। आइसोसाइनाइड बना तभी जब आपके 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, एक यहां से और एक यहां से, तभी आइसोसाइनाइड बना। अगर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते तो आइसोसाइनाइड नहीं बनता। तो फाइनली देखिए, अगर यहां पे 2 हाइड्रोजन नहीं होंगे तो आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, यानी कि प्राइमरी एमीन ही इस टेस्ट को पॉजिटिव देंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देंगे, राइट। तो काफी अच्छा है ना टेस्ट है, इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड वगैरह में आ सकता है लिखने के लिए। अब इस पे इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप देखें प्रीवियस ईयर उठा के देख लें तो इतनी बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, मतलब गिनती से भी ज्यादा आ चुका है, ठीक है। मुझे सारे ईयर तो याद नहीं है, जो जो मुझे याद है मैं आपको बता देता हूं, आया तो और भी बार है, लेकिन जेई में आ चुका है। अगर आप देखेंगे जेई में आ चुका है, ये 2014 में आ चुका है, एक बार 2014 में आ चुका है, 2006 में आ चुका है, 1999 में भी आ चुका है। जेई में देखेंगे आप, अगर कार्बाइल अमाइन टेस्ट को देखेंगे, है ना, आइसोसाइनाइड टेस्ट को देखेंगे, 2014 में आ चुका है, 2014 में आ चुका है, 2006 में आ चुका है, 1999 में आ चुका है, राइट। उसके अलावा अगर आप AIPMT में देखें तो AIPMT में हमको लेटेस्ट तो याद नहीं है, लेकिन शायद 1992 में आया था इसके ऊपर क्वेश्चन। उसके अलावा भी आया हुआ ईयर, बहुत सारे ईयर में आ चुका है इस पर क्वेश्चन, राइट। जेई और नीट मिला के कम से कम 7-8 बार तो पूछा ही होगा, मुझे इसमें से 4 बार याद है। और सब बार पूछा क्या था, ध्यान दें, बिल्कुल इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था। आप देखेंगे कहेंगे यार ये पूछा था, क्या पूछा था 2014 में, क्या पूछा था आपका 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन, पूछा था आपका 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन जब आप क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH से कराते हो तो कंपाउंड क्या बनता है। ऑप्शन आपको लिखे थे, है ना, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, इस तरह का लिखा था। तो फाइनली बनेगा क्या, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा आपका, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, है ना, मैकेनिज्म बेस्ड तो बिल्कुल नहीं आते। तो बिल्कुल आपको रिजल्ट याद रहेगा कि प्राइमरी एमीन का रिएक्शन आप जब भी CHCl3 प्लस KOH से कराते हो आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, बस, जिसका स्मेल आपका होता है फॉल स्मेलिंग, राइट। 2006 में क्वेश्चन बिल्कुल आपको प्राइमरी एमीन की जगह प्राइमरी एमीन दे दिया था। क्या दिया था आपका, ऐसा करके दिया हुआ था कुछ, CH3NH2 का रिएक्शन CHCl3 प्लस KOH से कराएंगे तो क्या बनेगा, ऐसा पूछा था। आपको पता है, ठीक है, आपको पता है क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। CH3NH2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH3NC में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, CH3NC में, आइसोसाइनाइड में। तो क्या बन जाएगा आपका, CH3NC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, क्या बन जाएगा आपका, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ठीक है। 1992 AIPMT 1992 में भी इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन था, ऐसे ही कुछ पूछा था कि क्या बनता है करके, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ है। 1999 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा था, है ना, इसको देख रहे हैं कि क्या आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। क्वेश्चन आपसे देखिए, which of the following
will show positive isocyanide test या पॉजिटिव कार्बाइलमाइन टेस्ट, पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट या पॉजिटिव कार्बाइलमाइन टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे कौन सा आपका पॉजिटिव कार्बाइलमाइन टेस्ट देगा। ऑप्शन आपको दिए हुए थे, पहला ऑप्शन दिया हुआ था एनिलीन बनाया हुआ था, दोनों पोजीशन पे आपका मिथाइल था। ठीक है, दूसरा आपका इस तरह का था, तीसरा आपका मतलब एग्जैक्टली तो मुझे ऑप्शन याद नहीं है लेकिन इस तरह से ही था ऑप्शन, कुछ इस तरह से था, और चौथा आपका था इस तरीके से। तो बहुत ऑब्वियस है, आपको देख के भी लग रहा होगा कि कौन सा सही है। कार्बाइलमाइन टेस्ट यानी कि आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन से वाले एमाइंस पॉजिटिव देते हैं, कौन से वाले एमाइंस पॉजिटिव देते हैं, आपको प्राइमरी एमाइंस पॉजिटिव देते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट को कौन से एमाइंस पॉजिटिव देते हैं, प्राइमरी एमाइंस देते हैं। अगर आप देखो इनको कायदे से तो ये आपका टर्शियरी एमीन, क्या आपका 3 डिग्री एमीन है। नाइट्रोजन के आपके तीनों पोजीशन से कार्बन लगे हुए हैं, ये आपका 2 डिग्री एमीन है, ये आपका ये वाला भी आपका 2 डिग्री एमीन है, ये आपका 1 डिग्री एमीन। और 1 डिग्री एमीन ये आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या करता है, पॉजिटिव देता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। तो क्वेश्चन हमेशा ही आसान पूछे जाते रहे, इससे हमेशा ही बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते रहे, राइट। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा टेस्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए आज के क्लास के, इनफैक्ट पूरे चैप्टर के। ठीक है, रिएक्शन विथ HNO2। क्या आपका क्वेश्चन है ना, क्या आपका टॉपिक, रिएक्शन विथ HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ, रिएक्शन विथ HNO2। आपने इसको थोड़ा बहुत पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, डाइओजेनियम सॉल्ट वगैरह बनता है, लेकिन इस चैप्टर का मेन रिएक्शन है रिएक्शन विथ HNO2। तो बिल्कुल ध्यान देंगे HNO2 के साथ रिएक्शन होने पे क्या होता है। ठीक है, जब भी जैसे आपने लिया RNH2, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, RNH2 लिया, ये R आपका क्या है, एलिफैटिक है। हम एलिफैटिक और एरोमेटिक वाला केस दोनों करेंगे। R आपका क्या, कोई भी एलिफैटिक है, फॉर एग्जांपल एलिफैटिक है। ठीक है, R अभी एरोमेटिक नहीं, कहने का मतलब R एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे। इसका मतलब फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो CH3NH2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जब भी इसका HNO2 के साथ रिएक्शन होगा, किसके साथ रिएक्शन होगा, HNO2 के साथ रिएक्शन होगा। अब चाहे तो आप HNO2 बोलो, है ना, लेकिन HNO2 अनस्टेबल होता है, तो इसको रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं। तो हम क्या लेते हैं, इसको बनाने के लिए हम लिखते हैं NaNO2 plus HCl, NaNO2 plus HCl। आप HNO2 लिखो चाहे NaNO2 plus HCl लिखो, बात एक ही है, क्योंकि NaNO2 plus HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, HNO2 ही बनाएंगे, राइट। तो आपने एमीन्स का रिएक्शन HNO2 के साथ करवाया या आपने NaNO2 plus HCl के साथ करवाया, बात एक ही है, क्योंकि NaNO2 plus HCl आपका कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, HNO2 ही बनाएंगे, राइट। तो जब भी आप एमीन्स का रिएक्शन HNO2 या NaNO2 plus HCl से कराते हैं, आपको क्या मिलता है, इस तरह का बॉन्ड मिलता है। देखिए RN2 plus Cl minus, ये मिल जाता है आपको। आपको मैंने बताया था कि जो N2 plus होता है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है ये। ठीक है, ये होता है किस लिए, जाने के लिए, ये आता है किस लिए, जाने के लिए। अब ध्यान दीजिए, ये आपका बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि N2 प्लस आपका निकलना चाहता है यहां से। अगर आप N2 प्लस को ऑब्जर्व करो तो देखिए बेसिक सी बात क्या है, आपका 1 डिग्री में जब भी आपका HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा, HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा या NaNO2 plus HCl के साथ रिएक्ट करेगा, आपका क्या बनेगा, RN2 plus Cl minus बनेगा, ऐसा एक सॉल्ट बन जाएगा। इसका अगर हम सही से स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ध्यान देंगे, इस तरह से एक सॉल्ट बन जाएगा। आपको पता है नाइट्रोजन होता ही कंपाउंड में किस लिए है, लीव करने के लिए होता है। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्या है आपका, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप आते ही क्यों है ना, लिविंग ग्रुप आते ही जाने के लिए, यानी कि ये हर हालत में यहां जाना चाहता है। ये बिल्कुल अनस्टेबल है, क्या है आपका, अनस्टेबल है, और यहां से क्या होना चाहता है, चले जाना चाहता है, राइट। तो ये आसानी से लीव करेगा और क्या बना देगा, आपका कार्बोकैटायन बना देगा। क्या बना देगा, आपका कार्बोकैटायन बना देगा, राइट। बेसिक सी बात है। तो हुआ क्या,
Rn2+Cl- था, N2 आपका आसानी से लीव करना चाहता है तो आपका क्या बना देगा, कार्बोकेटायन बना देगा। अब आपको पता है ये HNO2 क्या है, डाइल्यूट है। क्या है आपका, डाइल्यूट है। इसमें वाटर भी प्रेजेंट है। क्या है आपका, वाटर भी प्रेजेंट है। तो ये फर्दर क्या होगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये कार्बोकेटायन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा आपका, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और अल्कोहल बना लेगा। सिंपल सी बात है, कार्बोकेटायन पे आपका वाटर रिएक्ट करेगा और वाटर कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है, वाटर आपका OH- न्यूक्लियोफाइल देता है और ROH बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। राइट, इसको हमने अल्कोहल के फॉर्मेशन में भी देखा था। यहां पे आ जाएगा आपका ROH बन जाएगा, है ना। हम एक एग्जांपल लेके इसको करते हैं सही से, ध्यान दीजिएगा। इसको आपने नोट कर लिया, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम एग्जांपल लेके सही से करते हैं इसको। हुआ क्या, हम एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बेसिक सा, कि हमारे पास है CH3NH2, इसका रिएक्शन हमने कराया NaNO2 प्लस HCl से, या आपने कहा HNO2 से करवाया। किससे करवाया आपने, HNO2 से करवाया। बनेगा क्या, देखिए CH3N2 प्लस Cl माइनस बनेगा। तो आपको पता है कि N2 प्लस एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्या है आपका, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है N2 प्लस। N2 प्लस क्या करेगा आपका, आसानी से लीव कर जाएगा। देखिए N2 प्लस जो है वो यहां से आसानी से लीव कर जाएगा, और लीव कर जाएगा तो क्या बनाएगा आपका, कार्बोकेटायन बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोकेटायन बनाएगा, CH3 प्लस बनाएगा, है या नहीं। ये वाला जो बनता है वो बहुत अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि N2 प्लस हर हालत में निकलना चाहता है। N2 प्लस दुनिया का सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप में से एक है। वो आता है किस लिए, जाने के लिए। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बहुत आसानी से बन जाएगा, ये लीव करेगा और ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमने लिया जो डाइल्यूट लिया है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर आपका क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और वाटर कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है, OH देता है। तो आपका आएगा CH3OH, यहां पे आएगा आपका OH, CH3OH। राइट, इस तरह से दिखेगा ये। तो फाइनली इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो हुआ कुछ नहीं, हुआ यूं कि N2 प्लस क्या किया, लीव कर गया, और यहां पे CH3 पॉजिटिव आ गया, यानी कार्बोकेटायन बहुत इजीली बन जाएगा। राइट, और H2O के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो CH3OH बन गया। तो आपको एक चीज बहुत अच्छी नहीं लग रही कि भाई अगर हमने इसको ऐसा बना लिया और ये क्या है हमारा, अनस्टेबल है, यहां से आपका N2 प्लस लीव करना ही करना है। CH3 जो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, जो यहाँ पे कार्बोकेटायन आया है, उसके ऊपर वाटर अटैक करके क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। क्या बना लेगा आपका, अल्कोहल बना लेगा। इसको हम और करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ध्यान देंगे, इसका रिएक्शन होगा हमारा NaNO2 प्लस HCl के साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ, या आप कह सकते हो HNO2 के साथ होगा। किसके साथ होगा, आपका HNO2 के साथ होगा। तो होगा क्या, क्या बनेगा, देखिए बनेगा आपका CH3 CH2 N2 प्लस और Cl माइनस। आपको अच्छे से पता है कि N2 प्लस क्या है, लिविंग ग्रुप अच्छा है। लिविंग ग्रुप होता है लीव करने के लिए, यहां से N2 आपका गैस निकल जाएगा आसानी से, और क्या बनाएगा आपका, इजीली यहां पे कार्बोकेटायन बनाएगा, CH3 CH2 प्लस बना लेगा, कार्बोकेटायन बना लेगा। अब जो कार्बोकेटायन है ये क्या करेगा, वाटर से आसानी से रिएक्ट करेगा, जो भी आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया उसको वाटर से रिएक्ट करेगा, और यहां से वाटर अटैक करके क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा, वाटर अटैक करता है तो फाइनली मिलता है कि आपको OH मिलता है। ये हो जाएगा आपका CH3 CH2OH, एक अल्कोहल मिल जाएगा। राइट, तो बिल्कुल अनस्टेबल है। क्या है आपका, बिल्कुल अनस्टेबल है। ठीक है, अभी तक हमने R को क्या लिया था, R में R को लिया था कि R एरोमेटिक ना हो, R क्या हो आपका, एलिफेटिक हो। अब हम लेते हैं कि R आपका एरोमेटिक हो, R क्या हो आपका, एरोमेटिक हो, और एरोमेटिक कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन करा के देखते हैं क्या होता है। राइट, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे देखेंगे। अब हम बढ़ चुके हैं भाई, अब हमारा टर्न आ गया किसका, छोटे अलादीन का चिराग का टर्न आ गया। ग्रेनाडियर तो भाई अलादीन का चिराग है, उससे जो मांगो मिल जाता है। यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं उससे भी कुछ कुछ चीजें मांगोगे तो आपको मैक्सिमम चीजें बना देता है। सारी चीजें तो नहीं बना पाता, लेकिन मैक्सिमम चीजें बना देता है, तो उसको आप छोटे अलादीन का चिराग कह सकते हो। तो देखेंगे क्या है, अगर आप R को एरोमेटिक कर दो, क्या कर दो आप, R को एरोमेटिक कर दो, इस तरह का ले लो।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसका रिएक्शन करवाया NaNO2 प्लस HCl से, किससे कराया? NaNO2 प्लस HCl से, या HNO2 बोल सकते हो आप, HNO2 से, तो यहां भी वही बनेगा जो पहले बना था, बनेगा आपका N2 प्लस Cl माइनस। क्या बनेगा आपका? N2 प्लस Cl माइनस। लेकिन इसमें उसमें फर्क क्या है? इसमें और उसमें फर्क क्या है कि पहले जो हमारा बना था, जो RN2 प्लस Cl माइनस बना था, RN2 प्लस Cl माइनस बना था, उसमें इस N2 को कहीं से रेजोनेंस नहीं मिल रहा था, कहीं से रेजोनेंस नहीं मिल रहा था। लेकिन यहां पे इस N2 को, इसको थोड़ा ढंग से और बना लेते हैं। यहां इसको देखिए, ये ग्रुप इस रिंग के साथ कंजुगेशन में, ये वाला ग्रुप क्या है? इस रिंग के साथ कंजुगेशन में है, यानी कि ये आपका क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये वाला जो ग्रुप है वो इस रिंग के साथ क्या है? कंजुगेशन में, यानी ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या है आपका? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। N2 प्लस दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप था लगभग, है ना, मतलब सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप में से एक है, था और रहेगा, है या नहीं? तो इसका मतलब इसकी इच्छा तो है निकल जाने की, मतलब ये कंपाउंड भी उतना स्टेबल नहीं है, ऑल्दो इसको रिंग के साथ क्या मिल रहा है? रेजोनेंस मिल रहा है, लेकिन ये कंपाउंड भी उतना स्टेबल नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली उससे, दूसरे वाले से, RN2 प्लस Cl माइनस के तुलना में अगर इससे के साथ कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करो, तो क्या होगा ये? अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका एक लिविंग ग्रुप है जो आपका लीव कर जाना चाहता है हर हालत में। क्या करना चाहता था? आपका लीव कर जाना चाहता है, राइट? तो उस केस में क्या हो रहा था? ध्यान देंगे, उस केस में ऐसा हो रहा था कि जब आप RNH2 का रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करवा रहे थे, NaNO2 प्लस HCl या HNO2 कह सकते हैं, से करवा रहे थे, तो आपको क्या मिल रहा था? RN2 प्लस Cl माइनस मिल रहा था। अब इस केस में स्टेबल बिल्कुल भी नहीं था, हर हालत में यहां से नाइट्रोजन निकल जा रहा था, हर हालत में यहां से नाइट्रोजन निकल जा रहा था, और एक कार्बोकेटायन बना रहा था R प्लस, और ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था और ROH बना रहा था, राइट? यहां पे क्या होगा? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्या आपका? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी कि कम, ये भी कम स्टेबल है, ये भी कम स्टेबल, ज्यादा स्टेबल ये भी नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली। इसको आप लिख सकते हो स्लाइटली मोर स्टेबल। क्या लिख सकते हो? स्लाइटली मोर स्टेबल, स्लाइटली मोर स्टेबल। ये थोड़ा सा तो स्टेबल है, मतलब ये थोड़ा बहुत हीट करके ही निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, बिना हीट किए नहीं निकलेगा। तो ध्यान देंगे, इसको आपने नोट कर लिया, आप इसको ध्यान दें। तो यानी ये जो हमारे पास स्पीसीज बना है, ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, बिना हीट किए नहीं निकलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसा ही रहेगा। तो इसको किस टेम्परेचर पे रखते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये रिएक्शन हम करवाते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर लिखना मस्ट है, याद रखेंगे। जब भी हम एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करवाते हैं या HNO2 से करवाते हैं, एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या मिलता है? ये कंपाउंड मिलता है। आप इसको सेल्सियस को अगर आप केल्विन में बदलो तो 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे करवाते हैं, तो आपको ये मिलता है। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या होता है आपका? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट। यहां पे आपका क्लोरीन है, तो आप इसको लिख सकते हो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या लिख सकते हो आप? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड। ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, राइट? ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। यानी कि जब एनिलीन का रिएक्शन हम NaNO2 प्लस HCl से करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? जब हम बेंजीन का रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करवाते हैं या फिर HNO2 से करवाते हैं एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या आप कह सकते हैं 273 से 278 केल्विन, 273 से 278 केल्विन में करवाते हैं, ठीक है? एनिलीन का रिएक्शन, जब हम एनिलीन का रिएक्शन, ध्यान रखेंगे, जब हम एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करवाते हैं, किससे करवाते हैं? NaNO2 प्लस HCl से। एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करवाते हैं, या आप कह सकते हो HNO2 से करवाते हैं एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन, तो आपको क्या मिलता है? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है आपको? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिलता है, या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड भी कहते हैं इस केस में इसको, क्योंकि यहां क्लोरीन है, राइट? और इस प्रोसेस को कहते हैं डाइएजोटाइजेशन। क्या कहते हैं आपका? डाइएजोटाइजेशन,
डाईएजोटाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईएजोटाइजेशन। और ये आपका क्या है? छोटा मोटा अलादीन का चिराग है। कैसे इसको देखते हैं? ये क्यों छोटा मोटा अलादीन का चिराग है, इस पे बात करते हैं। स्लाइटली मोर स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, राइट। और हमने टेम्परेचर भी कम रखा हुआ। अब क्यों अलादीन का चिराग है, इसको देखते हैं। अगर आपने बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड को ऑब्जर्व किया हो तो यहां पे हमारे पास क्या है? हमारे पास यहां पे N2+ है। क्या है आपका? N2+ है। और इधर आपका Cl-। आपको पता है कि N2+ क्या करता है? N2+ लीव कर जाना चाहता है ना। तो ऑल्दो ये कंपाउंड थोड़ा ज्यादा स्टेबल है लेकिन उतना भी नहीं है। अगर हमने इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दी तो ये आसानी से यहां से लीव कर जाएगा और यहां पे आपका कोई ना कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो सकता है। यानी कि हमने इसको थोड़ा सा भी एनर्जी दिया, यानी कि हमारे लिए तैयार बैठा है। ये तैयार बैठा है कि N2+ यहां से निकले और कोई ग्रुप दूसरा आके लग जाए, राइट। ये थोड़ा स्टेबल है बट ज्यादा नहीं। ये क्या है? थोड़ा स्टेबल है बट ज्यादा नहीं। यहां से आपने इसको निकाला, अब कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट करने की वजह से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस का हो जाता है। अब ध्यान दें, है ना। अब ध्यान दें, अगर आपने इसका रिएक्शन CuCl से करवाया, CuCl-HCl, मतलब CuCl और HCl से करवाया, है ना। जब आपने बेंजीन डाइओनियम सॉल्ट का रिएक्शन CuCl और HCl से करवाया, दोनों से, मतलब कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl से करवाया, तो होगा क्या? अब आपने इसका रिएक्शन इसके साथ करवाया तो ये पूरा ग्रुप निकलेगा, ये पूरा ग्रुप निकलेगा और यहां पे आगे क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा और क्या बन जाएगा आपका? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसको ध्यान रखें। अगर आपने इसी का रिएक्शन CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr करवाया होता, किससे करवाया होता? CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr करवाया होता, तो क्या होता? आपका N2+, देखिए कुल मिला के ये ऐसा कंपाउंड है, कहने का मतलब इस कंपाउंड को आप ऐसे देख सकते हो जिसपे एक ग्रुप लगा हुआ है जो निकलने को तैयार बैठा हुआ। बस आप कोई ग्रुप दो तो सही, कोई दूसरा ग्रुप दो तो सही, वो निकलने को तैयार बैठा है। आपने यहाँ पे CuCl-HCl दिया, ठीक है, क्लोरीन दिया, यहां से N2+ रिमूव हुआ और क्लोरीन आके लग गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया आपका? क्लोरोबेंजीन बन गया। आपने CuBr HBr दिया तो N2+ यहां तैयार बैठा निकलने के लिए, N2+ निकलेगा और यहां पे आके क्या लग जाएगा आपका? Br लग जाएगा। और अगर आपने CuCN दिया, साइनाइड दिया इन प्रेजेंस ऑफ आपका KCN, CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN दिया तो यहां पे आके आपका लग गया क्या? Cn लग गया। क्या लग गया आपका? Cn लग गया, राइट। ठीक है। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि यहां पे आपने CuCl-HCl लिया था, यहां पे CuBr HBr लिया था, तो यहां पे CuCN और KCN क्यों लिया? HCN भी तो ले सकते थे, डेफिनेटली ले सकते थे HCN। यहां पे हमने CuCl-HCl लिया है, CuBr HBr लिया है, CuCN और KCN लिया है, यहां पे हम HCN भी तो ले सकते थे, डेफिनेटली ले सकते थे। लेकिन आप ध्यान रखो, HCN क्या है आपका? वीक एसिड है। HCN क्या है आपका? वीक एसिड है। और HCl और HBr क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपका आसानी से डिसोसिएट होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? आसानी से डिसोसिएट होंगे और Cl- और Br- आयन देंगे। क्या देंगे आपका? Cl- और Br- आयन देंगे। लेकिन HCN एक वीक एसिड है, वो आपका Cl- आयन आसानी से नहीं दे पाएगा, इसलिए हमने KCN लिया है, एक सॉल्ट लिया है, क्योंकि ये सॉल्ट आपका क्या करेगा? Cl- अच्छे से दे पाएगा। बस इतना सा बात है, राइट। और इन रिएक्शन को एक नेम रिएक्शन भी कहते हैं। इन रिएक्शन को हम कहते हैं सैंड-मेयर्स रिएक्शन। क्या कहते हैं आपका? सैंड-मेयर्स रिएक्शन। आपको याद रखना है इसको, सैंड-मेयर्स रिएक्शन। क्या आपका? सैंड-मेयर्स रिएक्शन। तो ओवरऑल हो क्या रहा है? आपके छोटे अलादीन के चिराग में एक ग्रुप है, N2+ ग्रुप है, जो निकलने को तैयार बैठा हुआ है। जो निकलने को क्या है? तैयार बैठा हुआ है। N2+ कह रहा है कोई कंपाउंड लाओ तो सही, मैं निकल जाऊंगा। N2 कह रहा है भाई कोई भी आप रिएजेंट लाओ तो सही, मैं निकल जाऊंगा। हमने क्या दिया? CuCl दिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी कि क्लोरीन दे रहे हैं, तो N2+ यहां से कट लिया और Cl आके लग गया यहां पे, राइट। हमने CuBr HBr दिया, N2+ यहां से कट लिया और क्या बन गया हमारे पास? ब्रोमोबेंजीन बन गया। हमने CuCN/KCN दिया तो ये आपका क्या हुआ? N2+ हटा और Cn आके लग गया। इसे कहते हैं सैंड-मेयर्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? सैंड-मेयर्स रिएक्शन। यार नेम रिएक्शन है, याद रखेंगे, सैंड-मेयर्स रिएक्शन है सारे, ठीक है। चलिए हम आगे और बनाएंगे, अभी तो हमारा बनाने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, ध्यान रखेंगे। अगर आपने बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड का रिएक्शन
कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl करवाया, ठीक है, या आपने कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr करवाया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, इसी का रिएक्शन आप करवा रहे हैं। यहां पे आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और यहां पे बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन। तो बेसिक सी बात है क्या, ये ग्रुप आपका निकलने को रेडी बैठा हुआ है, ये ग्रुप आपका निकलने को रेडी बैठा हुआ है। ये ग्रुप निकल जाएगा, कोई दूसरा रिएजेंट आएगा तो अगर हमने कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में HCl लिया तो क्लोरीन आके यहां लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। और अगर कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में HBr लगा तो यहां से आपका N2+ निकल जाएगा और Br लग जाएगा, तो हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। ये आपका नेम रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का? गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। ये आपका है सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये आपका क्या है? सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, मैं भी वही सोच रहा हूं, सैंडमेयर्स रिएक्शन। आप जो सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूं। आप क्या है भाई, इसमें अंतर ही क्या है? ज्यादा अंतर तो कुछ नहीं है। पहले समझा दो दोनों रिएक्शन क्या कह रहा है। सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्या है, आपने N2+Cl- लिया, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट लिया, CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl करवाया, क्लोरोबेंजीन बना। यहां पे आपने CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr करवाया, ब्रोमोबेंजीन बना। आपने CuCl इन प्रेजेंस ऑफ KCl करवाया, है ना, आपको साइनाइड बन गया। आपका क्या बन गया? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बन गया, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बन गया। बेसिकली यहां CN ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया। क्या सब्स्टिट्यूट हो गया आपका? CN ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया। आपने एक दूसरी रिएक्शन करवाई, ये ग्रुप निकलने को रेडी बैठे हुआ है। आपने कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में HCl लिया, क्लोरीन आके लग गया। आपने कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में HBr लिया, ब्रोमीन आके लग गया। आप भी वही सोच रहे हैं, मैं भी वही सोचता हूं कि भाई इन रिएक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे CuCl है, यहाँ पे सिर्फ कॉपर है, यहाँ पे CuBr है, यहाँ पे सिर्फ कॉपर है, ठीक है। तो अंतर देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल मेथड भी सेम है, लेकिन सिंस थोड़ा सा तो डिफरेंस है। यहाँ पे CuCl HCl है, यहाँ पे CuBr HBr है, यहाँ पे CuHCl है और CuHBr है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और चूंकि दोनों की डिस्कवरी अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी तो दोनों ने अपना अपना क्रेडिट लिया है। क्रेडिट लेने में पूरी दुनिया आ गई, तो इन दोनों ने भी लिया। तो चूंकि ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा सिमिलर होते हुए भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो आप जो सोचते हो मैं भी सोचता हूं, लेकिन क्रेडिट इनको भी देना है और क्रेडिट इनको भी देना है। तो ये रिएक्शन आपका सैंडमेयर्स रिएक्शन। ओवरऑल हुआ क्या, ये वाला ग्रुप निकलेगा, आपका क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ आपका ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ पे आपका CN ग्रुप लग जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे ग्रुप निकलेगा, क्लोरीन लगेगा और क्या लगेगा आपका? ब्रोमीन लगेगा। इसको आप नोट करिए। अब इनको और भी बहुत सारी चीजें बनानी बेंजीन डाइजेनियम को, ठीक है, बेंजीन डाइजेनियम का यूज करके। तो आप तो बिल्कुल एक पेज पे बेंजीन डाइजेनियम की रिएक्शन लिखते चले जाओ, ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप सामने जिस तरह के स्पीशीज देखो, है ना, बस वही लगाते चले जाओ, है ना, एकदम बिल्कुल तैयार बैठा हुआ रिएक्शन करने के लिए। आपने अगर डाइजेनियम सॉल्ट लिया, ये निकलने को रेडी बैठा हुआ है, इसका रिएक्शन आपने KI से करो, पोटेशियम आयोडाइड से करवाया, क्या होगा आपका? ये ग्रुप पूरा निकलेगा, ये ग्रुप आपका क्या होगा? पूरा निकलेगा। और यहां आके क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका? यहां आयोडीन आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? आयोडीन। और क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? आयोडोबेंजीन बेंजीन बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका, अगर आपने इसका रिएक्शन HbF4 से करवाया, किसके साथ करवाया? HbF4 के साथ करवाया, HbF4 के साथ हिट करवाया। आपने इसको अपने HbF4 के साथ हिट करवाया तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। यहां आके फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यार रिएक्शन देख के भी बताना आसान है, रिएक्शन देख के गेस करना भी बहुत आसान है कि आपके पास क्या है? डाइजेनियम सॉल्ट है। आई नो थोड़े से ज्यादा रिएजेंट है, लेकिन आप देखो फायदा भी तो कितना है। आप अलग अलग रिएजेंट ले रहे हो, आपको अलग अलग कंपाउंड मिल रहा है सामने। तो हुआ क्या? बेंजीन डाइजेनियम था, आपने जब CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl लिया था तो क्लोरोबेंजीन बना था। आपने CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr लगा तो ब्रोमोबेंजीन बना, ठीक है। आपने कॉपर के प्रेजेंस में HCl लिया तो क्लोरोबेंजीन बना। आपने कॉपर के प्रेजेंस में HBr लिया तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिला, ठीक है। दोनों रिएक्शन अलग अलग याद करनी है आपको, सैंडमेयर्स अलग है और गेटरमैन अलग है, ठीक है। उसके बाद हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट का रिएक्शन हमने पोटेशियम आयोडाइड से करवाया, आपको मिला आयोडोबेंजीन। यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे आपका फ्लोरीन है। आपने HbF4 के साथ रिएक्शन करवाया, HbF4 के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाया, ठीक है। HbF4 के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो यहां से N2+ निकलेगा और फ्लोरीन आके लग जाएगा।
क्या लग जाएगा आपका, फ्लोरीन आके लग जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, फ्लोरोबेंजीन लग जाएगा। क्या नहीं लग जाएगा आपका, फ्लोरोबेंजीन। ये भी आपका एक नेम रिएक्शन है ना, ऑल्दो ये नेम रिएक्शन आपका एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में ये रिएक्शन है, बस इस रिएक्शन का नाम नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना ये आपका नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन का नाम है बेल-सीमेन रिएक्शन। क्या नाम है आपका, बेल-सीमेन रिएक्शन, बेल-सीमेन रिएक्शन। हो गया ना आपका, आपने बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाया किसका, HbF4 का। बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट के साथ आपने रिएक्शन करवाया HbF4 के साथ, और आपका हुआ क्या, ये वाला ग्रुप हटा और फ्लोरीन आके लग गया। क्या लग गया आपका, फ्लोरीन आके लग गया, राइट। इसको हम कहते हैं बेल-सीमेन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है आपका बेल-सीमेन रिएक्शन, याद रखेंगे इसको, राइट। नेक्स्ट है, और ऐसे बहुत सारे रिएजेंट हैं, N2+Cl-। अगर आपने इसका रिएक्शन पहले HbF4 से करवाया और बाद में NaNO2 के प्रेजेंस में हीट करवाया, क्या करवाया आपने, पहले HbF4 से रिएक्शन कराया, बाद में आपने NaNO2 के साथ हीट करवाया, ठीक है। तो NaNO2 के साथ हीट करवाया, यहां पे कौन सा ग्रुप है आपका, नाइट्रो ग्रुप है। क्या आपका, नाइट्रो ग्रुप है, तो आके नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या होगा आपका, नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। वैसे इसको और लेंथी तरीके से मैं बता सकता हूं, इन दोनों रिएक्शन को थोड़ा थोड़ा और लेंथी तरीके से बता सकता हूं, बट वो लेंथी तरीके से अपने को जानने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल हम इस तरह से ध्यान रखें, हम बिल्कुल गेस कर सकते हैं क्या बनाएंगे, राइट। हमने Cn लिया तो Cn लग जाएगा, हमने फ्लोराइड का कंपाउंड लिया तो फ्लोराइड लग जाएगा, हमने आयोडाइड का कंपाउंड लिया तो आयोडाइड लग जाएगा, हमने NaNO2 लिया तो है ना नाइट्रो ग्रुप आके लग जाएगा। बिल्कुल आसान है, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपको फिनॉल बनाना है तो क्या करें, फिनॉल बनाना है तो क्या करें, आपको फिनॉल बनाना है तो आपको पता है यहां पे OH आना चाहिए, है ना। अगर आपको फिनॉल बनाना है तो आपको पता है ये वाला ग्रुप निकाल के, ये वाला ग्रुप निकाल के आपको यहां क्या लगा देना, OH लगा देना। और OH लगेगा कैसे, OH लगेगा आपको वाटर से। किससे लगेगा, वाटर से। अगर आप वाटर के प्रेजेंस में इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, मैंने बोला इतना हीट करना पड़ेगा, बिना हीट किए नहीं होगा, राइट। क्योंकि आपका बिना हीट किए हो जाता तो पहले ही हो चुका होता ना, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। थोड़ा सा हीट किया वाटर के प्रेजेंस में, यहां पे आके OH ग्रुप लग जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल। और ये समझ लीजिए कि पूरे चैप्टर में आप इस एमीन्स चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, इनके साथ एमीन्स चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, आप बहुत जल्दी में, आप कुछ मत देखिए, आप केवल, है ना, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन देख लीजिए, जो कि मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। उसके बाद इस टॉपिक को देखिए, ठीक है। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अगर क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा चांस है कि इस टॉपिक पे आएगा, राइट। मतलब बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट पे आएगा, डाइजेनियम सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन काफी पूछे जाते रहे शुरू से, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम चाहते हैं बेंजीन बन जाए, हम चाहें अगर बेंजीन बन जाए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ऐसा करना पड़ेगा कि अगर हम चाह रहे हैं कि बेंजीन बने, है ना, आपको मैं रिएक्शन को याद करने का थोड़ा थोड़ा तरीका भी बता रहा हूं कि N2+ निकालना है। अगर आप चाहे क्लोरीन लगे तो CuCl HCl ले लो, या कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में HCl ले लो। आप चाहे ब्रोमीन लगे तो CuBr HBr ले लो, आप चाहे आयोडीन लगे तो Ki ले लो, आप चाहे फ्लोरीन लगे तो HbF4 ले लो, आप चाहे नाइट्रो ग्रुप लगे तो पहले HbF4 के साथ कराओ, फिर आप NaNO2 के साथ कराओ, राइट। आप चाह रहे हो फिनॉल बने यानी कि OH ग्रुप लगे, तो आप चाह रहे हो वाटर लग जाए, OH ग्रुप लग जाए तो आपने वाटर लिया। आप चाह रहे हो कि बेंजीन बने, तो बेंजीन के लिए ये ग्रुप क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए, और यहाँ आके हाइड्रोजन निकलने लगना चाहिए। तो आप ऐसे सोर्स ले लो जो हाइड्रोजन देते हो, तो हम किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, इसका H3PO2 के साथ करवा सकते हैं, या फिर हम इथेनॉल के साथ करवा सकते हैं। इथेनॉल से भी आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा और H3PO2 के साथ भी आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, और यहाँ आके हाइड्रोजन लग जाएगा, यानी बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन बन जाएगा। तो ये सारे ही रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे रिएक्शन आपको याद रखने हैं, कायदे से आपको ध्यान रखना है, ये सारे ही रिएक्शन आपको ध्यान रखने हैं, हर हालत में याद रखने हैं, राइट। चलिए, तो ओवरऑल हुआ क्या, इसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। N2+Cl- कोई है ना, चलिए इसको बना लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद बना लेंगे। ये आपने नोट कर लिया हुआ है, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट और कौन सा रिएक्शन देता है? डाइओजेनियम एक और रिएक्शन देता है, उसको हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं हम? कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, या आप कह सकते हो डाई फॉर्मेशन। क्या कहते हैं आप इसको? डाई फॉर्मेशन। क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो डाई की तरह यूज हो सकता है। कलर, डाई मतलब क्या होता है? कलर जो देते हो, राइट? तो ध्यान देंगे डाई फॉर्मेशन, कपलिंग रिएक्शन या डाई फॉर्मेशन। तो ध्यान दें, हमारे पास सपोज डाइओजेनियम है, डाइओजेनियम सॉल्ट है, इस तरह का होता है डाइओजेनियम सॉल्ट। डाइओजेनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर आपने फिनॉल से करवाया, ध्यान दें, बिल्कुल बहुत आसान है, बिल्कुल ध्यान देंगे, आपने फिनॉल से करवाया तो कैसा बनेगा? देखिए कपलिंग रिएक्शन, नाम में ही कपलिंग रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों कपल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों कपल हो जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये आपका बेसिक मीडियम में होता है। किसमें होता है? आपका बेसिक मीडियम में होता है। ध्यान रखेंगे, आपका बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है, स्लाइटली बेसिक मीडियम, ठीक है? तो होगा क्या? ये दोनों कपल हो जाएंगे और कपल होकर बनाएंगे क्या? ध्यान दें, देखिए ये आपका बेंजीन है, दो नाइट्रोजन बीच में आएंगे एज इट इज, और आपका उसके बाद आएगा फिनॉल। क्या आएगा? आपका फिनॉल। इस तरह से बन जाएगा। तो ये आपका डाइओजेनियम वाला पार्ट हो गया। तो ध्यान दीजिए, कुछ हुआ थोड़ी ना, ये आपका बेंजीन था, फिर दो नाइट्रोजन थे, फिर ये वाला ग्रुप था, तो आपका ये बेंजीन है, ठीक है? फिर आपके दो नाइट्रोजन आए, फिर आपका फिनॉल वाला ग्रुप आ गया, राइट? तो ओवरऑल हुआ क्या? ओवरऑल ऐसा हुआ कि बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट था, उसका रिएक्शन आपने फिनॉल से करवाया बेसिक मीडियम में, तो कपलिंग रिएक्शन हुई और यहां पे आपका इस तरीके से बना। इसको हम कहते हैं एजो लिंकेज। क्या कहते हैं? इस नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एजो लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका एजो लिंकेज। और डाई फॉर्मेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां डाई बनती है। और किस कलर की डाई बनती है? ये कलर होता है आपका ऑरेंज कलर। क्या होता है? आपका ऑरेंज कलर की डाई बनती है, ऑरेंज डाई। फिनॉल वाले रिएक्शन में भी इसको पढ़ाया था, फिनॉल के टेस्ट के लिए यूज होता है। अगर आपने इसका डाइओजेनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराया तो आपको ऑरेंज कलर की डाई मिलेगी, ऑरेंज कलर का, राइट? तो आपने क्या किया? बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट के साथ, बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट के साथ जब आपने फिनॉल का रिएक्शन करवाया, या आपने किसका रिएक्शन करवाया? फिनॉल का, तो बेसिक मीडियम में, तो कपलिंग रिएक्शन हुई और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पे, क्या उसको हम क्या कहते हैं? एजो लिंकेज कहते हैं। और इस तरह का कंपाउंड बना जिसका कलर होता है आपका ऑरेंज, और इसे हम ऑरेंज डाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरेंज डाई, राइट? नेक्स्ट है अगर हमने इसका रिएक्शन एनिलीन के साथ कराया, किसके साथ कराया? एनिलीन के साथ। ये आपका स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होता है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होता है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो होगा कि यहां भी कपलिंग रिएक्शन होगी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। यहां पे आपका OH था, यहां पे NH2 है, यहां पे आपका OH है, इधर आपका NH2 आ जाएगा। देखिए इस तरह से बनेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और फिर कपल होकर इधर कहां आ जाएगा? इधर आ जाएगा आपका NH2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। तो ओवरऑल इसमें हुआ क्या? कपलिंग रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? नाम में ही कपलिंग रिएक्शन या डाई फॉर्मेशन। कपलिंग रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेंजीन डाइओजेनियम का रिएक्शन जब किसी ग्रुप से करा रहे हैं तो दोनों कपल हो जा रहे हैं और इस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं। और डाई फॉर्मेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां आपको मिल रहे डाई, कलरिंग एजेंट मिल रहे हैं। डाइज और व्हाट? डाइज होते हैं आपके कलरिंग एजेंट होते हैं, जिसके पास कुछ ना कुछ अपना कलर होता है। ये आपका येलो कलर का डाई होता है। क्या होता है? आपका येलो कलर का डाई। ये आपका येलो डाई है, याद रखेंगे। तो जब आपने डाइओजेनियम सॉल्ट का रिएक्शन, जब आपने डाइओजेनियम सॉल्ट का रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाया बेसिक मीडियम में, डाइओजेनियम सॉल्ट का रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाया बेसिक मीडियम में, तो आपको क्या मिला? आपको मिला इस तरह का कंपाउंड। कपलिंग रिएक्शन के बाद इस तरह का मिला, जिसका कलर था आपका ऑरेंज, और यहां पे आपका एजो लिंकेज है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, यहां पर भी आपका एजो लिंकेज है, राइट? इसको कहते हैं एजो लिंकेज। तो आपका ये हुआ डाइओजेनियम वाला पार्ट। बेंजीन रिंग यानी कि फिनाइल रिंग, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिनाइल रिंग, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर आपका फिनॉल पूरा वाला पार्ट। तो फिनॉल वाला पार्ट इधर आ गया। यहां पे आपका फिनाइल रिंग नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहां पे आपका फिनाइल रिंग नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर आपका एनिलीन वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है एनिलीन वाला पार्ट, इसका कलर होता है ऑरेंज, इसका कलर होता है आपका येलो, ठीक है? ये आपका स्लाइटली बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है, ये आपका स्लाइटली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है। वैसे तो इसका मैकेनिज्म वगैरह भी है, लेकिन वो काफी लेंथी है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना याद रखोगे? ऑलरेडी अब तक हमने बहुत सारी चीजें याद रखने की इसमें पढ़ ली, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है? आसानी से आप इसको 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। केवल आपको ही तो करना नहीं है, याद तो सबको करना है ना, जो जो एग्जाम देने आएंगे सबको ही करके आना होगा।
आप इसको बेटर तरीके से कर सकते हो, मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा इसको। तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का डाई मिला और यहाँ पे आपको येलो कलर का डाई मिल गया, राइट। तो चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे उस डाईजोनियम वाले पार्ट को। जैसे मान लो हमसे कहा गया कि बेंजीन से हमको बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने हैं, हमसे कहा गया बेंजीन से हमको कुछ बनाना है, तो देखो कितना आसान रास्ता मिल गया आपको। तो हमारे पास फिनॉल वगैरह थे और बहुत सारी चीजें थी, वहां से भी बनता था, लेकिन यहां से कितना आसान हो गया। देखो अगर हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन से हमें कुछ बनाने की इच्छा जागृत हुई, तो हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन का रिएक्शन करवा सकते हैं, नाइट्रेशन करवा सकते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवाया, कंसंट्रेटेड, हम बेंजीन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेंजीन से। तो आपने क्या किया, बेंजीन का रिएक्शन करवाया कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि क्या करवा रहे हैं आप, नाइट्रेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं। आपने बेंजीन का नाइट्रेशन करवाया, नाइट्रेशन के बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का आपने क्या करवाया, टिन प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाया। किसके साथ करवाया आपने, टिन प्लस HCl के साथ। तो टिन प्लस HCl क्या कर देता है, नाइट्रो को रिड्यूस कर देता है, किसमें, NH2 में। तो आपको क्या मिल जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। आपने बेंजीन लिया था, बेंजीन का आपने नाइट्रेशन करवाया, बेंजीन का आपने नाइट्रेशन करवाया और आपको क्या मिला, नाइट्रोबेंजीन मिला। उसका आपने टिन और HCl के साथ प्रेजेंस, टिन और HCl के साथ रिएक्शन करवाया, आपको क्या मिला, एनिलीन मिला। क्या मिला, एनिलीन मिला। अगर आपने एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से, या आप कह सकते हो HNO2 के साथ करवाया एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपको मिला बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। और जैसे ही आपको बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट मिला, यानी कि आपको क्या मिल गया, छोटा अलादीन का चिराग मिल गया। वहां से आप कुछ भी बना सकते हो। देखो क्या क्या बना सकते हो, आपने लिया N2 प्लस Cl माइनस, आपने इसका रिएक्शन करवाया CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl। चलो मेरे साथ साथ लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे यार, ईमानदारी के साथ लिखेंगे तभी याद होगा। CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ करवाया, यानी कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। तो ये क्या बनेगा आपका, सिंपल सी बात है, निकलने के लिए तैयार बैठा है। यहां पे आपका क्या लग जाएगा, क्लोरीन आके लग जाएगा, यहां पे आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगा आपको, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन से आपने नाइट्रेशन करवाया, ये मिला। नाइट्रेशन के बाद आपने Sn प्लस HCl का रिएक्शन करवाया, आपको एनिलीन मिला। उसका फिर आपने HNO2 के साथ रिएक्शन कराया, तो आपको बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट मिला, राइट। और बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट का रिएक्शन आपने CuCl HCl से कराया, तो ये मिला। CuBr HBr से करवाया, CuBr HBr से करवाया, तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिला। नोट करेंगे मेरे साथ साथ। फिर आपने अगर CuCN इन प्रेजेंस ऑफ HCN करवाया, KCN करवाया, HCN तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, KCN करवा लीजिए, तो यहां पे आपको साइनो मिल जाएगा, ठीक है। और इन रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, सैंड मेयर्स रिएक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे आपका, सैंड मेयर्स रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट, अगर आपने कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में HCl से रिएक्शन कराया, तो आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। या आपने कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में HBr से रिएक्शन करवाया, तो आपको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या मिल जाएगा आपको, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। इस रिएक्शन को हम कहते थे गैटरमैन रिएक्शन। क्या कहते थे आपका, गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। फिर अगर इसका रिएक्शन हमने पोटेशियम आयोडाइड से करवाया, Ki से करवाया, तो यहां पे आयोडोबेंजीन मिल जाएगा हमें। अगर हमने HbF4 के प्रेजेंस में हीट किया, HbF4 के प्रेजेंस में हीट किया, तो यहां पे हमें फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता था, बेल्स-सीमेन रिएक्शन। क्या होता था आपका, बेल्स-सीमेन रिएक्शन, राइट, बेल्स-सीमेन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आपका, अगर आपने इसका रिएक्शन करवाया, फ्लोरीन हो गया, आपने इसका रिएक्शन कराया H2O के साथ करवाया, हीट किया, NO2 बना लेते हैं पहले। HbF4 के साथ पहले कराया HbF4 के साथ, बाद में कराया आपने NaNO2 प्लस हीट, तो आपका क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। NaNO2 के साथ करवाया ना, तो आपका नाइट्रो ग्रुप आके लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपका, नाइट्रो ग्रुप आके लग जाएगा, राइट। तो यहां पे आपका बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। फिर अगर आपने इसका रिएक्शन करवाया, H2O के साथ हीट किया, तो यहां पे आपको बन जाएगा फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल बन जाएगा। फिर आपने इसका रिएक्शन, सपोज
किसके साथ करवाया, H3PO2 के साथ करवाया, या आपने इसका रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवाया, C2H5OH के साथ करवाया, H3PO2 के साथ करवाइए या इथेनॉल के साथ करवाइए, दोनों केस में आपको क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, बेंजीन मिलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन सबको याद करनी पड़ती है। ऐसी रिएक्शन मुझे मालूम है थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आपको इतनी इजी लगने लग जाएगी कुछ दिनों में। पहली बार देखोगे तो ऑब्वियस सी बात आपको लगेगा क्या टॉपिक है, कहां से आया है ना। लेकिन अच्छी बात यह है ना कि आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, सबसे आसान और सबसे इजी टॉपिक लगता है, राइट। इसको आप ऐसे लिख लिख के एक दो बार प्रैक्टिस करना जरूर से, खुद से लिखना। और देखो कितनी सारी चीजें हमारी इसी एक एरो में ही बन के रेडी हो गई, क्योंकि हमारा ये छोटा वाला दिन का चिराग है ही ऐसा, है ना, हीरो की तरह बीच में खड़ा हुआ है। देखो इतनी सारी चीजें बना सकता है बिल्कुल खटाखट खटाखट खटाखट, राइट। तो आप इस रिएक्शन को इस तरीके से भी लिख के प्रैक्टिस करना, आपको मदद मिलेगी इससे। और वो कितना सारा कन्वर्जन कर सकते हो इसके बेसिस पे, राइट। आप देखो, देखिए आपके कन्वर्जन को एक नई मोड जरूर मिली होगी। आप यहां से कन्वर्जन करना सीखेंगे, कुछ कंपाउंड को सीखेंगे ना, तो आपको कन्वर्जन करने में एक अलग मजा आएगा, राइट। मजा नहीं, मजा, राइट। चलो चलो, इसको आपने नोट कर लिया होगा फुली। हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो आपका 1993 में आया हुआ है, सॉरी 1996 में आया हुआ है, AIPMT 1996 में आया हुआ है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। AIPMT 1996 में आया हुआ, 1996 में क्या आया था, क्वेश्चन था ए का रिएक्शन करवाया हमने किसके साथ, ए का रिडक्शन करवाया, ए का क्या करा हमने, रिडक्शन करवाया बी के साथ, बी का हमने रिएक्शन करवाया HNO2 के साथ, तो हमें मिल रहा है इथेनॉल मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपका, इथेनॉल मिल रहा है, यानी कि CH3CH2OH मिल रहा है। आपसे पूछ रहा है ए क्या हो सकता है, और ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ था आपको CH3CH2CN, बी दिया हुआ था आपको CH3CN, फिर आपको दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था CH3NO2, और डी आपका दिया हुआ था नन ऑफ दीज, ऐसे कोई ऑप्शन था मुझे याद नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है, इस तरह का कुछ था क्वेश्चन कि ए का रिडक्शन करवाने पे बी मिलेगा, बी का HNO2 के साथ रिएक्शन कराने पे इथेनॉल मिलेगा, तो ए क्या है, इनमें से ए क्या है, ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से ए क्या है, दिए गए कंपाउंड में से ए क्या है। एक बार आप इसको ट्राई करिए। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा आपका ए क्या है, इनमें से आपका ए क्या है, तो बिल्कुल आसान है। देखिए आपके पास सारे कंपाउंड है, आप सबका करके देख लो क्या बनेगा। आप ए इसको मान लो, CH3CH2CN को मान लो, इसका हमने रिडक्शन करवाया। अगर आपने इसका रिडक्शन करवाया तो क्या बनेगा, साइनाइड के रिडक्शन के बाद बनता था एमीन, तो आपका क्या बनेगा CH3CH2। CN है आपके पास, यहाँ क्या है आपके पास CN है, इसका रिडक्शन आपने करवाया तो CN आपका किस में रिड्यूस होगा, CH2NH2 में होगा। किसमें होगा आपका, CH2NH2 में होगा। अगर आपने इसका HNO2 से रिएक्शन करवाया, किससे कराया, HNO2 से, तो पहले आपका क्या बनेगा, पहले आपका बनेगा, ध्यान से देखिएगा, CH3CH2CH2। आपने देखिए CN का रिडक्शन करवाया, किसका रिडक्शन करवाया, CN का रिडक्शन करवाया, CH3CH2CN का रिडक्शन करवाया, आपको मिला CH3CH2CH2NH2। इसका आपने HNO2 के साथ रिएक्शन करवाया, तो पहले बनेगा आपका इस तरह का कंपाउंड, एक सॉल्ट बनेगा इस तरह का N2+Cl-। आपको पता है एरोमेटिक वाला तो स्टेबल होता था, लेकिन ये स्टेबल तो होगा नहीं, ये तुरंत लीव करेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा आपका CH3CH2CH2OH, प्रोपेनॉल बन रहा है। अपने को इथेनॉल बनाना था, तो यहां से आपको प्रोपेनॉल मिल रहा है, तो ये आपकी करेक्ट चॉइस तो नहीं है, ये आपकी करेक्ट चॉइस तो नहीं है। नेक्स्ट है आपका बी, बी ऑब्वियस सी बात दिख रहा है, देखिए एक कार्बन कम है, यहाँ पे आपका CH3CH2CN था, यहाँ पे आपका CH3CN है, तो बी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन करके देख लेते हैं। बी को देख रहे हैं, बी है आपके पास CH3CN, राइट, CH3CN, इसका आपने रिडक्शन करवाया, आपका क्या मिल जाएगा, CH3CH2NH2 मिल जाएगा, CH3CH2NH2 मिल जाएगा। अगर आपने इसका HNO2 के साथ रिएक्शन करवाया, किसके साथ करवाया आपने, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाया, तो होगा क्या, CH3CN का आपने रिडक्शन करवाया, आपको मिला CH3CH2NH2, है ना। CH3CH2NH2 का रिएक्शन आपने HNO2 के साथ करवाया,
तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 N2 प्लस Cl माइनस। अब आपको पता है ये लीव करेगा और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा आपका, इथेनॉल बना लेगा। क्या बना लेगा आपका, इथेनॉल बना लेगा। यहां पे आपका CH3 CH2 जो है आपका वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या बना लेगा आपका, इथेनॉल बना लेगा CH3 CH2 OH। यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। सिमिलरली आप इसके लिए चेक कर लेना, है ना, इसके लिए चेक कर लेना, नहीं आएगा आपका, इससे नहीं बन पाएगा। देखिए कैसे, इसको भी कर लेते हैं। CH3NO2 है आपके पास, इसको भी आप रिडक्शन करते हो, इसका आप रिडक्शन करते हो तो CH3NO2 रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, CH3NH2 बनाएगा। CH3NH2 बनाएगा, अगर इसको रिड्यूस करोगे तो बनाएगा CH3NH2, राइट। और अगर इसका HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा CH3N2 प्लस Cl माइनस। फर्दर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये निकल जाएगा और CH3OH आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, CH3OH आ जाएगा, राइट। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। एक बार टाइम देख लेते हैं। टाइम तो यार खूब हो गया है ना, माफ करना आज काफी लेट हो गया, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन है ना टाइम बहुत हो गया, नो, बट एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसी के साथ। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही है, 2005 का है, 2005 का है। क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे APMT 2005 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे आपके पास एनिलीन दिया हुआ, ठीक है। एनिलीन का रिएक्शन पहले कराया NaNO2 प्लस HCl से। किससे कराया, NaNO2 प्लस HCl से करवाया। आपको कह रहा है ये बनेगा, ए का रिएक्शन करवाया इन्होंने किसके साथ, CuCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KCl। आपका बोला बी बनेगा, बी को आपने रिड्यूस कराया किसके प्रेजेंस में, H2 और Na के प्रेजेंस में, सी बना। और सी का फिर से रिएक्शन करवाया हमने किसके साथ, HNO2 के साथ, तो डी बना। डी पूछ रहा है क्या होगा आपका, डी पूछ रहा है क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, डोंट वरी, बस थोड़े से पेशेंस के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका क्या है, एनिलीन है, उसका रिएक्शन आपका हुआ NaNO2 प्लस HCl के साथ, ए बना। ए का रिएक्शन हुआ आपका CuCl प्लस KCl के साथ, बी बना। फिर उसका रिएक्शन हुआ सी बना, फिर आपका ए बन रहा है। तो ध्यान देंगे, आपके पास एनिलीन है, एनिलीन का रिएक्शन आपने NaNO2 प्लस HCl से करवाया, NaNO2 प्लस HCl से करवाया। आपको पता है क्या बनने वाला है, बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट बनने वाला है। क्या बनने वाला है, बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट बनने वाला है। छोटा वाला दिन बन गया आपका, क्या आपका N2 प्लस Cl माइनस बन गया। और क्या होता है, CuCN प्रेजेंस ऑफ KCl, सेंट मेयर्स रिएक्शन। क्या है आपका, सेंट मेयर्स रिएक्शन। CuCN के साथ आपने इसका रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ KCl, इन प्रेजेंस ऑफ KCl करवाया, सेंट मेयर्स रिएक्शन होगा। आपका ये N2 ग्रुप लीव करेगा, N2 ग्रुप क्या करेगा, लीव करेगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा, Cn माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Cn माइनस आ जाएगा और क्या बन जाएगा, इस तरह कंपाउंड बन जाएगा। फर्दर ए आपको मिल गया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, राइट। फिर से क्या कराने वाले, रिडक्शन करवाने वाले H2 और Na के प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए इस तरह बन जाएगा CH2NH2। तो ओवरऑल हुआ क्या, यहां पे देखिए आपका NH2 था और यहां पे क्या आ गया आपका CH2NH2 आ गया। ये कमाल की बात है ना। आपने क्या किया, देखिए NH2 था आपके पास, इसको आपने डाइओजेनियम में कन्वर्ट किया। NH2 था आपके पास, इसको आपने डाइओजेनियम में कन्वर्ट किया। अब डाइओजेनियम का रिएक्शन आपने सेंट मेयर्स रिएक्शन करवाया किसके साथ, CuCN के साथ, KCN के साथ। आपके पास एनिलीन था, आपने उसका डाइएजुटाइजेशन करवाया, NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, आपको बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट मिल गया। बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट मिल गया, उसका आपने CuCN प्रेजेंस ऑफ KCN के साथ रिएक्शन करवाया, यानी कि सेंट मेयर्स रिएक्शन करवाया। यहां पे Cn आ गया, उसका रिडक्शन करोगे तो यहां पे CH2NH2 आ जाएगा। यानी कि पहले एनिलीन था, अब एनिलीन नहीं रहा, याद रखना। अब अगर इसका HNO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे, अब इसका HNO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कैसा दिखेगा, देखिए ये दिखेगा आपको इस तरीके से। यहां पे आएगा आपका CH2, यहां पे आएगा N2 प्लस और यहां पे आएगा आपका Cl माइनस। अब ये आपका बिल्कुल एलिफेटिक की तरह, एरोमेटिक की तरह तो है नहीं। N2 प्लस आपको डायरेक्टली रिंग से तो अटैच है नहीं, ये रेजोनेंस में तो है नहीं, राइट। तो ये आपका आसानी से लीव करेगा, है ना, बहुत आसानी से लीव करेगा क्योंकि रेजोनेंस में नहीं है। ये स्टेबल थोड़ी ना, ये तो वही वाला केस हो गया,
Rn2 प्लस Cl माइनस वाला केस हो गया, Rn2 प्लस Cl माइनस वाला केस हो गया, तो ये N2 यहां से लीक करेगा। इसी तरीके से यहां का होगा An2 प्लस आपका लीक करेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे आपका OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका CH2OH, राइट। तो देखिएगा बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार और समझाता हूं मैं कि आपके पास एनिलीन था, एनिलीन का आपने NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करवाया। किसके साथ करवाया? NaNO2 प्लस HCl के साथ डाइऑक्साइडेशन हुआ, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड बना। बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड का N2 प्लस निकलने के लिए रेडी बैठा हुआ है, आपने CuCN और KCN के साथ रिएक्शन करवाया, आपका यहाँ CN आके सब्स्टिट्यूट हो गया। इस रिएक्शन को हम सैंड मेयर्स रिएक्शन भी कहते हैं। आपने फिर H2Ni से रिएक्शन करवाया, यानी कि इसको रिड्यूस करवाया। रिड्यूस करवाया तो आपका क्या हुआ? यहाँ पे CH2NH2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। CN की जगह आपको मिल जाएगा यहाँ पे CH2NH2। फर्दर आपने क्या किया? इसके HNO2 के साथ रिएक्शन कराया। HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? बेंजीन रिंग, फिर CH2, फिर N2 प्लस Cl माइनस। अब आपको पता है ये एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, बीच में आपका CH2 ग्रुप आया है। अब यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, N2 प्लस आपका रेजोनेंस में नहीं जा पा रहा है, तो ये क्या होगा? आसानी से लीव करेगा यहाँ से। यहाँ पे आपका H2O ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे ये N2 ग्रुप लीव करेगा, CH2 के साथ आपका H2O ग्रुप अटैक करके क्या बना लेगा? एल्कोहल बना लेगा। और किस तरह का कंपाउंड बनेगा आपका? बेंजीन, फिर CH2, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे OH आ जाएगा, राइट। ये बन जाएगा आपका। तो मेरे हिसाब से आसान लगा होगा। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर का थ्योरी पोर्शन कवर होता है। थ्योरी पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया एमीन्स चैप्टर का। एमीन्स चैप्टर हो गया खत्म। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा इस पे कि कैसे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस प्रोसीजर से, है ना, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे कोर जो ऑर्गेनिक के चैप्टर है, कोर जो ऑर्गेनिक के चैप्टर है 12th के, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स से लेके एमीन्स तक का पूरा हो गया। इसके बाद के जो ऑर्गेनिक के चैप्टर है वो बिल्कुल इजी वाले हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो कोर ऑर्गेनिक के चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं। इसके बाद से जो चैप्टर है वो बिल्कुल इजी वाले हैं, बायोमोलिक्यूलर, एवरीडे लाइफ, एनसीईआरटी वाले। तो अब तक जितने रिएक्शन आपने पढ़ लिए हैं, एक बार आप पेपर पेन लेके पूरे सारे रिएक्शन एक बार लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपना दिमाग दौड़ाइए और उसके बेसिस पे कन्वर्जन कीजिए। मतलब ट्राई करिए कि अब तक जितने भी रिएक्शन हमने पढ़े हैं, हेलो एल्केन से लेके यहाँ तक के सारे रिएक्शन को एक बार हम कायदे से अपने कॉपी पे लिख लें, पूरे रिएक्शन को एक बार कायदे से रिवाइज कर लें, राइट। तो आई होप आप जरूर करेंगे, ठीक है गाइस। थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा था, आई एम सॉरी। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।